Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all here on behalf of Zenith Education. So जैसे कि अपनी UPSC इंग्लिश लिटरेचर की PYQs और MCQs से रिलेटेड अभी सीरीज चल रही है. अभी तक वी हैव डन विद द 7 और 8 यूनिट्स अप्रॉक्स. आज मैं यूनिट 10 डिस्कस करने वाली हूँ विद यू ऑल. यूनिट 10 में से जो भी प्रेवलेंट आपके टॉपिक्स हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं दोज आई विल बी डिस्कसिंग, राइट? ओके, सो आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज आपका यूनिट 10 से है. लेट मी टेल यू अगेन, वर्ल्ड लिटरेचर का ये पोर्शन हो जाता है जिसमें आपका यूनिट 10 जो है दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, जहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन राइटर्स मिलेंगे, न्यूजीलैंड राइटर्स मिलेंगे, आपको कैनेडियन राइटर्स आर देयर, अफ्रीकन नाइजीरियन राइटर्स आर देयर. ठीक है, तो इन सब के बेसिक जो पोइट्रीज़ हैं, प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, वो सब इसमें इनकलकेटेड है. मोस्ट प्रोबेबली जो इम्पोर्टेंट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट वो भी इस पर्टिकुलर जो आपके क्वेश्चंस है, PYQs हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उनके ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, राइट? सो आइए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो लिटरेचर्स, न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश का फर्स्ट आपका जो राइटर है दैट इज़ पैट्रिक वाइट. तो पैट्रिक वाइट इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर और उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर्स को उन्होंने इन्वेंट किया है. ठीक है, बहुत सारी राइटिंग्स उन्होंने कंट्रीब्यूट की है इनटू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर. तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके नॉवल से है, जो कि फिक्शन का पार्ट हो जाता है ऑफ कोर्स फॉर द यूजीसी नेट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे वॉस से ये हमारा क्वेश्चन है. वॉस इज़ बेसिकली अ नॉवल बाय पैट्रिक वाइट. एक्सपेडिशन से रिलेटेड ये नॉवल है जहाँ पे बहुत सारे जो मेन कैरेक्टर है उसके एडवेंचर्स को शो किया गया है, उसकी जर्नी को शो किया गया है, उसके वॉयजेस को शो किया गया है यहाँ पे. एंड वॉस इज़ द लास्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसका पूरा नाम है जोहान यूलरिक वॉस. तो उसके लास्ट नेम से ये टाइटल लिया गया है वॉस. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डज लॉरा से वॉस इज ऑब्सेस्ड विद. तो वॉस इज अ जर्मन, वॉस जर्मन जर्मन है, and Laura is a young girl and maybe she's in love with this guy. but हाँ, ये होता है कि नॉवल के शुरू में they met with each other और जब वॉस वॉयज पे चला जाता है she didn't meet him, वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलती है in future. But yes, somewhere she has those feelings for Voss, was always a kind of waiting in her heart always for Voss. but Voss कभी return नहीं करता है, कभी वापस नहीं आता है. सो यहाँ पे लॉरा किस चीज़ को लेके बोलती है कि वॉस जो है वो सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड किससे है. हमारे पास चार ऑप्शन है. मनी से ऑब्सेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया से है, पावर से है, या फेम से है. तो अगर आप नॉवल के गो थ्रू होंगे तो डेफिनेटली पैट्रिक वाइट हिमसेल्फ वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद ऑस्ट्रेलिया. ही लव्स दिस कंट्री अ लॉट. ऑस्ट्रेलिया के इंडिजीनियस या अबॉरिजिन से रिलेटेड उन्होंने अपने लिटरेचर में बहुत सारे वर्क किए हैं. So here you have come to know कि yes, was is basically obsessed with Australia itself. was भी ऑस्ट्रेलिया से infatuated है, was भी ऑस्ट्रेलिया से attracted है. I'm sorry. Okay. This eraser is not working. Okay. This is the right way to raise. Still I've been learning this thing. चलो. Who is financing Voss's expedition? As I have told you that Voss is the lover of adventures, journeys, voyages पे जाना, ये सब कुछ उसे बहुत पसंद है. तो उसके एक्सपेडिशन को बेसिकली फाइनेंस कौन करता था, कौन स्पॉन्सर करता था उसके एक्सपेडिशंस को? अच्छा, वो एक्सपेडिशंस पे जाता था न्यू लैंड्स को रिसर्च करना, वहाँ की फर्टिलिटी को ऑब्जर्व करना, क्या वहाँ का मेन एस्पेक्ट है उस चीज़ को सर्च आउट करना. ये सारी चीज़ें वॉस के एक हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट का पॉइंट था. तो यहाँ पे वॉस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन हिज एक्सपेडिशंस. तो उसके एक्सपेडिशन को इस बार कौन स्पॉन्सर कर रहा था या उसके एक्सपेडिशंस को कौन स्पॉन्सर करता है? सो डेफिनेटली ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर बॉनर. मिस्टर बॉनर इज़ द अंकल ऑफ लॉरा के अंकल होते हैं मिस्टर बॉनर, जो उसको प्रमोट करते हैं, वॉस को हमेशा उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं टू गो एंड सर्च एंड just go on expedition, right, and search about the new lands.
सो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं हमारे लिए नॉवल में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है. लॉरा ट्रैवलिन, who is the leading character, the female character. Lieutenant Redcliffe is also there, the another important character, and Angus is also there. So these are the characters which are there, appeared in Patrick White's Was. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉस से ही मैंने आपको लिया है. हर एक एंगल से आई हैव कवर्ड कि एक पॉइंट आपका हो गया वॉस का इंटरेस्ट क्या है, वॉस के एक्सपेडिशंस पे जाने का इंटरेस्ट, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता था, ये सारी चीज़ें. एंड नाउ द क्वेश्चन इज हु इज़ द क्लर्जीमैन एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु स्टडीज और हु हैज़ एन एक्सपर्टीज ऑन बर्ड्स, जो बर्ड्स की स्टडीज करता है या उन पे एक एक्सपर्टी उसके पास होती है. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर नॉवल में कौन ऐसा क्लर्जी मैन है या ऑर्निथोलॉजिस्ट है ज्वाइनिंग वॉस's एक्सपेडिशन, जिसने वॉस को उसके एक्सपेडिशन में ज्वाइन किया था. तो हमारे पास 4 कैरेक्टर हैं. देयर आर टॉप, टर्नर, Harry Roberts and Palfreyman. So yes, the correct answer of this question is Palfreyman. Palfreyman is basically, he is a clergyman and he is a person who studies on birds who has an expertise on birds. तो वही join करता है वॉस को उसके expedition में. Right, so here you have come to know about the novel कि Voss is the leading character, German है, and the another female leading character is Laura, and Mr. Burner is there, who's the uncle of Laura, who supports financially to this Voss on his expeditions, for his expeditions. And the another character who has joined Voss on his expedition is this person, Palfreyman. Palfreyman is an ornithologist and he is a clergyman. Yes, क्लियर है. चलो, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप दैट विल टेक वॉस एंड हिज एक्सपेडिशन टू न्यू कैसल. तो न्यू कैसल पे वॉस को और उसके साथ वालों को, जो उसके मेंबर्स थे साथ में, जो उसको ज्वाइन करके जिन्होंने एक्सपेडिशन पे जाना डिसाइड किया था, तो उनको एक्सपेडिशन में ले जाने वाली वो शिप का नाम क्या था. दिखने में ये क्वेश्चन बहुत माइनर्स आपको लग रहे होंगे, बट समटाइम्स दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू मस्ट नो व्हाइल यू आर रीडिंग अ वर्क, क्योंकि यहीं पे हम मात खा जाते हैं. यहीं पे शायद हम एक छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देते हैं और यही क्वेश्चन अपीयर हो जाता है इन आर एग्जाम, और वहीं पे शायद हमारे माइनस या फिर मार्क्स कट हो जाते हैं. राइट, सो द करेक्ट नेम ऑफ दैट शिप is Osprey. So Osprey is the name of the ship that will take Voss and his expedition to न्यू कासल. ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है. कई बार हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाए कि ऑस्प्रे जो शिप है वो कहाँ पे एक्सपेडिशन के लिए लेके जा रही थी टू वॉस एंड टू हिज कंपेनियंस. ठीक है, ये वॉस से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिया है विच विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम फॉर श्योर. इसमें से क्वेश्चंस पक्का आपको मिल जाएगा. सो द थिंग इज, मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता देती हूँ. द नॉवल सेंटर करता है ऑन 2 कैरेक्टर, वॉस अ जर्मन एंड लॉरा अ यंग वुमन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वॉस की नेटिविटी को लेके, फ्रॉम वेयर दिस पर्सन Voss is, and Laura is a young woman, orphaned and new to the colony of New South Wales, and setting can be asked in your exam, New South Wales. It opens as they meet for the first time in the house of Laura's uncle and patron of Voss's expedition, Mr. Bonner. ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि who sponsored this person Voss for his expedition, right? जोहान यूलरिक वॉस, हो सकता है इसका पूरा नेम भी आपके एग्जाम में आ जाए, एंड सेट्स आउट to cross the Australian continent in 1845. Maybe they can ask you the question related to this year. After collecting a party of settlers and 2 aboriginal men, his party heads inland from the coast only to meet endless adversities. Definitely, when they have set out for the expedition, for their journey, there were a lot of adversities जो ये लोग confront करते हैं वॉस और उसके companions. द एक्सप्लोरर्स क्रॉस ड्रॉट प्लव, सबसे पहले वो एक डिजर्ट को क्रॉस करते हैं, फिर वाटर लॉग लैंड्स को, अंटिल दे रीट्रीट टू अ केव वेयर दे लाई फॉर वीक्स वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप. सो एक बार तो ऐसी जगह पे जहाँ पे चारों तरफ वाटर लॉग्ड है, चारों तरफ पानी 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 है, कंसिस्टेंटली इट हैज़ बीन रेनिंग ओवर देयर, और तब वो वहाँ पे फंस जाते हैं फॉर वीक्स इन ऑर्डर फॉर द वेट की
कब ये बारिश रुकेगी. Voss and Laura retain a connection despite Voss's absence, and the story intersperses developments in each of their lives. Laura adopts an orphan child and attends a ball during Voss's absence. So Laura also adopted a child who was orphan in the absence of Voss, and there she attends a ball party. And the traveling party splits in two and nearly all members eventually perish. अब होता क्या है उस एडवेंचरस या उस एक्सपेडिशन के टाइम पे एडवर्सिटी हैपन विद देम, और अनफॉर्चुनेटली जो वो उनके जितने भी कंपेनियंस थे, वॉस और उसके कंपेनियंस, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए एंड इवेंचुअली वो सारे के सारे पैरिश हो जाते हैं. दे हैव लॉस्ट समवेयर, उनकी बॉडीज भी नहीं मिलती है एंड नोबडी नोज दैट वेदर दे हैव डाइड और नॉट. The story ends some 20 years later, a garden party hosted by Laura's cousin Belle Radcliffe. तो Belle Radcliffe एक बॉल पार्टी को होस्ट करता है 20 साल के बाद में, and on the day of unveiling of the statue of Voss, and there unveil the statue of Voss. Question यहाँ से भी आ सकता है. The party is also attended by Laura Travelin and one remaining member of Voss's expedition party, Mr. Jude. तो Mr. Jude भी उस पार्टी को अटेंड करते हैं. So the strength of the novel comes not from the physical description of the events in the story, but from the explorer's passion, insight and do. The novel draws heavily on the complex character of Voss. So Voss का जो character है बहुत complexity से भरा हुआ है. यहाँ पे आपको passion भी मिलेगा, यहाँ पे आपको doom भी मिलेगा, यहाँ पे आपको a kind of एक insightful मिलेगा, आपको एक intellectual insightful मिलेगी in the heart of these people. The explorers, right? चलो ठीक है. सो वॉस के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इजीली अपीयर हो सकते हैं इन योर एग्जाम. एंड दिस वर्क इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूपीएचसीएस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर यूजीसी नेट. ठीक है. चलो, माई प्लेस इज़ अनदर बुक बाय सेली मॉर्गन. सेली मॉर्गन का ये वर्क है माई प्लेस. सेली मॉर्गन ये वर्क बेसिकली अ काइंड ऑफ मेमोयर है, ये ऑटोबायोग्राफी है जहाँ पे सेली मॉर्गन लाइक कमला दास, जिस तरीके से अगर आपने अभी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, कमला दास वाज अ कन्फेशनल पोइटस. माय ग्रैंड मदर्स हाउस भी अपन ने डिस्कस किया था, उसमें शी वेंट टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस व्हेन शी वाज यंगर, व्हेन शी वाज एडल्ट, मैरिड, वाइल शी वॉज मैरिड. तो वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में जाके किस तरीके की फीलिंग्स उसके मन में आती है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. पर यहाँ पे सेली मॉर्गन ने क्या किया माई प्लेस में, उन्होंने अपनी स्टोरी अपनी ग्रैंड मदर या फिर अपने पैटर्नल हाउस में जाके बाकी के कैरेक्टर्स को उन्होंने वहाँ क्रिएट किया है, और बाकी के कैरेक्टर्स दे हैव ऑल्सो बीन स्पीकिंग वो है, वो भी यहाँ पे अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं. तो यहाँ पे बताना ये है कि माई प्लेस का जॉनरा क्या है. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दैट दिस इज़ अ मेमोयर, एक ऑटोबायोग्राफी है ये बाय सेली मॉर्गन. ठीक है. दिस इज़ नॉट बायोग्राफी, पोइट्री कलेक्शन, फिक्शन नॉवल नहीं है. दिस इज़ कम्प्लीटली एन ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. जहाँ पे उनकी खुद की लाइफ की आपको लोनलीनेस दिखाई देगी, जो एक लॉन्गिंग होती है फॉर द फैमिली बींग्स व्हेन यू लॉस्ट योर फैमिली बींग्स एंड यू अगेन वांट्स टू गो देयर टू लिव विद देम, टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो वो सारी लॉन्गिंग्स, वो आपको वो डेस्परेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा टू गो अगेन टू हर चाइल्डहुड. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज यूज्ड इन माय प्लेस. लिटरेरी स्टाइल कौन सी है यहाँ पे. पोइटिक वर्स है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, थर्ड पर्सन है, या फिर ड्रामेटिक स्क्रिप्ट है. देखो देयर आर पर्सन नरेशन की बात करूँ तो देर आर फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन नरेशन. थर्ड पर्सन नरेशन ऑमनीसेंट का मतलब होता है वाइल द नरेटर इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, बट फिर भी वो हर एक चीज़ उसके अंडर उसमें आई में होती है. ठीक है. अंडर ऑब्जर्वेशन होती है और हर एक इवेंट का वो डिस्कशन बहुत सही से करता है. फर्स्ट पर्सन नरेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, वो बाउंड्रीड होता है. फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जहाँ पे वो जो मेन कैरेक्टर है जितना उसको पता है वो उसके बारे में बता देगा, रेस्ट जिसके बारे में उसे नहीं पता ही कैन नॉट टेल अबाउट देम, वो उनके बारे में नहीं बता सकता है. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन सेल्फ सेंटर्ड होता है. सेकंड पर्सन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बियॉन्ड चला जाता है
from the first person narration, but third person में the narrator knows everything, वो सब चीज़ों के बारे में जानता है, every layer he knows, ठीक है. So, इस तरीके से थोड़े limitations होते हैं on फर्स्ट पर्सन नरेशन. लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ये मेमोयर है, ऑटोबायोग्राफी है. सैली मॉर्गन का खुद का यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइफ का जो उनका सेल्फ एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस किया है. सो दिस इज़ डेफिनेटली द फर्स्ट पर्सन नरेशन. यहाँ पे सेकेंड पर्सन नरेशन का भी मेंशन है, सेकेंड पर्सन नरेशन भी है यहाँ पे, ठीक है. चलो चलो माई प्लेस का मैंने छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है. सो द थिंग इज़ माई प्लेस एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है ऑफ सैली मॉर्गन्स डिस्कवरी ऑफ हर फैमिलीज इंडिजीनियस रूट्स. तो अपनी फैमिली की इंडिजीनियस रूट्स को वो फाइंड आउट करना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू सर्च आउट, शी इज़ ऑन अ क्वेस्ट टू फाइंड हर फैमिलीज रूट्स. In 1982, सैली मॉर्गन traveled back to her grandmother's birthplace. तो 1982 में जो सैली मॉर्गन है वो अपनी ग्रैंडमदर के घर जाती है. आप कमला दास से इसको रिलेट कर सकते हो. What started as a tentative search for information about her family turned into an overwhelming emotion and spiritual pilgrimage. तो यहाँ पे शुरू में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए वो शुरू करती है, लेकिन जैसे जैसे वो उस बर्थ प्लेस पे जाती है और करीब जाती है, चीज़ों को फाइंड आउट करती है, सर्च आउट करती है, उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो इमोशनली उधर अटैच होना शुरू हो जाती है. ये जो क्वेस्ट थी, ये जो सर्च थी, ये जो इन्फॉर्मेटिव सर्च थी, वो उसके लिए एक इमोशनल पिलग्रिमेज में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो इमोशनली और स्पिरिचुअली वो उस चीज़ से अटैच्ड हो जाती है, उस जगह से, उस माहौल से, उस एनवायरनमेंट से, उस सराउंडिंग से, ठीक है. एंड माई प्लेस इज एन अकाउंट ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ इन टू विच अ होल फैमिली इज ग्रेजुअली ड्रोन, फाइनली फ्रीइंग द टंग्स ऑफ द ऑथर्स मदर एंड ग्रैंड मदर, अलाउिंग दैम टू टेल देयर ओन स्टोरीज. तो यहाँ पे सैली मॉर्गन इज अलाउिंग देयर मदर एंड ग्रैंड मदर टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स. अर्लियर द फीमेल्स यूज टू नॉट अलाउ टू टॉक अलाउड अबाउट देयर लाइफ, है ना. दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ परमिशन बाय द पैट्रियार्कल कल्चरल फैमिलीज. तो उनको अलाउ नहीं किया जाता था. बट हियर सैली मॉर्गन इज अलाउिंग हर मदर एंड ग्रैंड मदर टू टॉक अबाउट देयर ओन सेल्स, ठीक है. So it is all about Morgan's quest for knowledge of her family's past and the fact that she has grown up under false pretenses. तो जब उसे अपनी फैमिली के बारे में पता चलता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं I have been growing up in the false surroundings, false things, ठीक है, गलत pretenses में I have been growing up. ये जो बुक है ये माइलस्टोन है इन aboriginal literature and is one of the earlier work इन इंडिजीनियस राइटिंग. तो इंडिजीनियस राइटिंग का पार्ट है जहाँ पे सैली मॉर्गन अपने इंडिजीनियस रूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, अपनी ग्रैंड मदर के बर्थ प्लेस पे जाती है, उनके बारे में रिसर्च करती है, इंफॉर्मेशन गेन करती है, एंड अल्टीमेटली दिस क्वेस्ट और दिस रिसर्च टर्न्ड इनटू अ स्पिरिचुअल और इमोशनल पिलग्रिमेज, ठीक है. तो बहुत ही अमेजिंग ये वर्क है, ऐसे है एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, मेमोयर ऑफ सैली मॉर्गन, उनकी फर्स्ट हैंड अकाउंट है उनकी लाइफ का, राइट. जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द माइलस्टोन इन अबॉरिजिनल लिटरेचर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल लिटरेचर. तो डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो माई प्लेस बाय सैली मॉर्गन. क्लियर है. चलो next question we do have is, which of the following poetic technique is used in the poem Your Attention Please by Peter Porter. तो Your Attention Please, Peter Porter ने ये poetry लिखी है where he wants to grab the attention of the audience, of the reader. He is letting them know कि कुछ disastrous होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ mishappening होने वाली है around you, and you should give your attention to that. You should be aware for that. You shouldn't be bounded into your own clutches, not to aware about the surroundings. तो जो भी टेक्निकली जो एरा है हमारा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज प्रोफाउंड हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, दे आर लिविंग देमसेल्व्स ऑल बिहाइंड, अपना बेसिक ह्यूमन जो नेचर है वो पीछे कहीं छूटता हुआ जा रहा है.
तो इस वजह से वो अवेयर करते हैं कि ठीक है आप मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हो, आप टेक्नो फ्रेंडली हो रहे हो, बाकी सब ठीक है, बट हियर यू हैव टू गिव योर अटेंशन टू दीज इश्यूज जो कि नेचर के लिए एक डिजास्टरस इम्पैक्ट साबित हो सकता है और हो भी रहा है डेफिनेटली। तो इस चीज़ को कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स पे आप कोरिलेट कर सकते हो, जो कि पीटर पोर्टर ने लिखा है। तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ नहीं की गई है, टेक्निकल डिवाइस? एनाफोरा, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड एंजाबमेंट। बेसिकली इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर तो आपको पोइटिक और टेक्निकल जो भी डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पोइट्री में टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं। एनाफोरा का मतलब होता है कि जब आप कोई भी वर्ड या फ्रेज को रिपीट करना अवॉइड करते हो, कि जब सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है, कोई भी वर्ड कोई भी फ्रेज, तो आप उसको अवॉइड कर देते हो टू रिपीट दैट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, जैसे हर लाइन में आप ही यूज़ नहीं कर सकते, हर लाइन में आप शी यूज़ नहीं कर सकते, इट, दे, दैम ये यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जब इस चीज़ को एलिमिनेट कर देते हो आप वहाँ से, ठीक है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ पोइट्री, दैट इज एनाफोरा। एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स, जब आप कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है, क्लोज कॉन्सोनेंट, जब मतलब देर आर वर्ड्स इन अ लाइन, पोइट्री है, एक सेंटेंस है, उसमें देर आर वर्ड्स इन अ लाइन, उन वर्ड्स में जो क्लोज नेटेड वर्ड्स हैं उनमें एक साउंड सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सो द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ लाइन इज व्हाट वी कॉल एलिट्रेशन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो द साउंड ऑफ च च च च इज व्हाट वी कॉल एलिट्रेशन। personification, while you give human persona to a non living being, जब आप किसी भी non living object को एक human persona देते हो तो that is personification। एंजाममेंट, एंजाममेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई पोइट्री लिख रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन यू कट द लाइन एट बिटवीन, लाइन को कट कर देते हो और फिर दूसरी लाइन में उसे शुरू कर देते हो, ठीक है, विदाउट पुटिंग द फुल स्टॉप ओवर देयर। तो बिना फुल स्टॉप के जब रन ऑन लाइंस होती हैं ना, लाइन 1 भी चल रही है, 2 भी उसी में, 3 में जाके कोई फुल स्टॉप आप लगा रहे हो, सो द रन ऑन लाइन इज व्हाट वी कॉल एंजाममेंट। ठीक है, एंजाममेंट में ये चीज़ भी होती है कि आप लाइन को बीच में कट कर देते हो, पूरा मीनिंग निकाल, पूरा उसका सेंटेंस कंप्लीट किए बिना ही आप उसको रोक देते हो और फिर दूसरी लाइन शुरू कर देते हो, पर हाँ वहाँ फुल स्टॉप आप नहीं लगाते हो। ठीक है, सो दिस इज एंजाममेंट। तो यहाँ पे एनाफोरा आपको मिलेगा, एलिट्रेशन भी मिलेगा, एनाफोरा मिलेगा, एलिट्रेशन मिलेगा, एंजाममेंट मिलेगा, पर पर्सोनिफिकेशन में नहीं है। ठीक है, तो पीटर पोर्टर में योर अटेंशन प्लीज में आपके पास पर्सोनिफिकेशन नहीं मिलेगा, रेस्ट द टेक्निकल डिवाइसेस आर देयर। और ये 3 ही शायद टेक्निकल डिवाइसेस का यहाँ पे यूज हो रहा है, बाकी आप देख लेना और भी, पर हाँ मेजरली ये 3 ही हैं। चलो, next is from the same poetry by Peter Potter. Your attention please, what is the tone used by the poet? तो tone क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको थीम बताई है पोइट्री की, तो आप समझ गए होंगे कि डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके का डिसबिलीफ नहीं है, काइंड ऑफ डिसबिलीफ इज देयर, पर कंप्लीट टोन नहीं है डिसबिलीफ वाली यहाँ पे, सर्टन भी नहीं है, कंफर्टिंग भी नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट फ्राइटनिंग। तो फ्राइटनिंग, डरा देने वाली है, डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करने वाली है, आपको अनसर्टेन सिचुएशन से कन्फ्रंट करवाने वाली ये टोन है। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्राइटनिंग। Next question we do have in line is, what is the setting of the play Summer of the 17th of the Doll? Summer of the 17th of the Doll, बहुत अमेजिंग ये प्ले है। और इस प्ले का बेसिकली कॉन्सेप्ट, देर आर 2 कैरेक्टर्स इन द ड्रामा इन द प्ले एंड बोथ द कैरेक्टर्स हैव बीन ऑक्यूपाइड समवेयर। को शुगर कैन कटर में इंडस्ट्री में काम करते हैं, शुगर कैन कटिंग का काम करते हैं, वो 5 से 6 महीने दे आर ऑलवेज बीन ऑन देयर वर्क, हमेशा अपने काम पे रहते हैं। बाकी के 5 मंथ्स दे ऑलवेज लिव विद देयर बिलवड्स, जो कि 2 बिलवड्स होते हैं दोनों की, एंड दे यूजुअली लिव इन द सिटी साइड। और वो वहाँ पे जाते हैं एंड वन ऑफ द कैरेक्टर carries a doll for their 17th summer, मतलब it's been 17 years since they have been making love with each other during this period, 5 to 6 months, है ना। और उसी टाइम पे वो उसके लिए एक डॉल लेके आता है, and that doll signifies the 17th, this 17th, so summer of the 17th of the doll. So in summer season particularly they make love with each other.
तो समर इज़ द सीज़न। अगर हम नदर्न एरियाज़ की बात करें तो डेफिनेटली नदर्न एरियाज़ में आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल मंथ्स माने जाते हैं। द रेस्ट मंथ्स आर वेरी क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, स्नोफॉल होता रहता है, राइट। और अगर अपन इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली दीज आर द क्रूलेस्ट मंथ एवर, द अप्रैल, मई, जून, राइट। चलो बताओ, तो इसका सेटिंग आपको बताना है। समर 1953 की बात करते हैं, समर 1954, स्प्रिंग 1953 एंड स्प्रिंग 1955। तो जैसा कि टाइटल में दिया हुआ है समर, तो समर डेफिनेटली यहाँ पे आएगा एंड इट इज़ ऑल अबाउट 1953, समर 1953। तो सेटिंग है इसका समर 1953 इन द सिटी ऑफ मेलबोर्न, ठीक है। इसका एक ये डिस्क्रिप्शन भी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ इसको आपके लिए। तो समर ऑफ द 17th डॉल, समर ऑफ द 17th डॉल, ठीक है, वो ऑफ 2 बार आ गया था पिछले क्वेश्चन में, so that's not, this is the right one. Summer of the 17th doll is an Australian play written by Ray Lawyer का लिखा हुआ है and first performed at the Union Theatre in Melbourne on 28th November 1955. The play is considered to be the most significant in Australian theatre history and a turning point. So which among the following play is called the turning point in Australian theatre history? Question UGC नेट में आ सकता है। Openly and authentically portraying distinctively ऑस्ट्रेलियन लाइफ एंड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लाइफ और कैरेक्टर्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रूली नेचुरलिस्टिक ऑस्ट्रेलियन थिएटर प्रोडक्शंस। प्ले की सेटिंग ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबोर्न सिटी है ऑफ सबर्ब ऑफ कार्लटन इन द समर ऑफ 1953। तो सेटिंग कैन बी आस्क्ड, द एंटायर सेटिंग कैन बी आस्क्ड, हो सकता है सिटी का नाम भी पूछ लें। तो ऑस्ट्रेलिया इन द मेलबोर्न सबर्ब ऑफ कार्लटन इन द समर 1953। सो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है बार्नी, एक है रू। दे हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम क्वींसलैंड। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, फ्रॉम वेयर द 2 कैरेक्टर्स, द मेन 2 कैरेक्टर्स हैव रिटर्न इन द बिगनिंग ऑफ द ड्रामा, वेयर दे हैव बीन वर्किंग एज अ शुगर कैन कटर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। दिस इज द पीरियड ऑफ द ले ओवर, इन विच पीरियड ऑफ द सीजन दे हैव रिटर्न फ्रॉम क्वींसलैंड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। 5 months of romance and fun which they traditionally share with 2 city women. तो ये जो 5 months, for the 7 months they have worked in their sugar can factory as a sugar can cutter, और बाकी के जो 5 months है वो हमेशा अपनी beloveds के साथ में spend करते हैं दोनों जने, ठीक है। So this is a season of romance for them. अब जो एक लड़का होता है जिसका नाम ऑलिव होता है, डेफिनेटली नेम्ड ऑलिव, सिटी वुमेन, अच्छा वो सिटी वुमेन का नाम, एक का नाम ऑलिव है और दूसरी का नाम है नैन्सी, ठीक है, ऑलिव एंड नैन्सी, द बिलवर्ड्स ऑफ दीज 2 पीपल, बार्नी एंड रू, ठीक है। दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ दिस पास्ट 17 ईयर्स, और पास्ट 17 ईयर्स से दे हैव बीन डूइंग द सेम थिंग कि 7 months दे हैव वर्कड फॉर द फैक्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री एज अ कटर, and for the 5 months they spent these 5 months with their beloved. So it's been 17 years. As always जो रू कैरेक्टर है हमारे पास has summer of the 17th. Okay, Rue has brought Olive keeping doll as a present, hence the title of the play, this is the summer of the 17th doll. तो इस तरीके से आपको टाइटल का सिग्निफिकेंस पता लग गया होगा कि जो रू है अपनी बिलवर्ड, जो रू की जो बिलवर्ड है यहाँ पे ऑलिव है, तो रू की जो बिलवर्ड है शी इज़ ऑलिव एंड नैन्सी जो है शी इज़ द बिलवर्ड ऑफ बार्नी। तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हु इज़ द लो लव इंटरेस्ट ऑफ हुम, इस तरीके का क्वेश्चन। तो जब रू ऑलिव के लिए वो डॉल लेके आता है तो उनका 17th एनिवर्सरी होता है ऑफ मेकिंग लव विद ईच अदर। So this way the title of the play has been justified कि किस तरीके से इस टाइटल का नाम यहाँ पे ड्रामेटिस्ट ने रखा है, राइट। तो बहुत अमेजिंग प्ले है ये, टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन थिएटर एंड रेस्ट यू कैन गो थ्रू विद द एंटायर थिंग। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 3-4। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, What is the theme of the poem Time, House and Land by Alan Kurnow? तो एलन कर्नोव
का ये वर्क है टाइम हाउस एंड लैंड। टाइम हाउस एंड लैंड बेसिकली ये जो राइटिंग है पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स में आती हैं ये। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब एक इंसान दूसरी जगह पे माइग्रेट होता है, जब वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के किसी और जगह पे जाता है, तो डेफिनेटली फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस योर चाइल्डहुड, बचपन से आप इंडिया में रह रहे हो, when you turn 10 15 or 20 you suddenly have shifted to somewhere else, आप कहीं और शिफ्ट हो जाते हो। जैसे आप कनाडा शिफ्ट हो गए, जैसे इंडियन जो पंजाबी सिख्स होते हैं दे यूजुअली शिफ्ट टू कनाडा। तो वो जब कनाडा शिफ्ट होते हैं या किसी और प्लेस पे शिफ्ट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड कहीं पे भी शिफ्ट होते हैं, तो सडनली क्या होता है कि द पीपल हु आर देयर अराउंड अस दे ऑलवेज मेक अस फील दैट यस यू आर नॉट अमंगस्ट अस, आप हमारे जैसे नहीं हो, आप हमारे बीच वाले, दो यू आर लिविंग विद अस, यू ऑप्टेड आर स्टाइल, यू ऑप्टेड आर एक्सेंट टू टॉक, बट स्टिल यू आर नॉट द सेम। अगर आपने देखा होगा मूवी आपने देखी होगी नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन में जो स्टारकास्ट होता है हमारे पास कटरीना कैफ एंड अक्षय कुमार, तो कटरीना कैफ बेसिकली बिलोंग्स टू पंजाब से है वो, लेकिन उनकी फैमिली शिफ्ट हो जाती है लंदन। तो व्हेन शी वाज देयर इन अ पार्टी, जब वो एक पार्टी में जाती है, अगर आपने मूवी देखी हो तो पार्टी में जाती है, तो वो अपना नाम भी इनफैक्ट बदल लेती है, और जसमीत उसका नाम होता है, पर और शी वांट्स एवरीवन टू कॉल हर जैज़। तो जैसे ही वो पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं एंड देन कुछ ऐसा मिस हैपनिंग, कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सीन होता है विद कैटरीना कैफ। तो वो जो लड़का है जिसने उसके साथ मिसबिहेव किया, ही सेज दैट तुम्हारा नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, यू आर नॉट अमंगस्ट अस, यू आर नॉट अमंगस्ट अस, यू कैन नॉट बी अस, इस तरीके का वो उसको डायलॉग मारता है। क्या हुआ तुम यहाँ रहने लगी, क्या हुआ तुमने स्टाइल वो ऑप्ट कर ली, क्या हुआ तुम ने अपना नाम चेंज कर लिया, बट स्टिल यू आर नॉट लाइक अस, तुम हमारे जैसी नहीं हो, तो हम में से नहीं हो। सो दैट इज टाइम हाउस एंड लैंड बाय एलन कर्नो। तो यहाँ पे वो किस प्लेस की बात करी, किस चीज़ की बात करी, क्या है यहाँ पे थीम। सो द मेजर थीम इज डिस्प्लेसमेंट, how you feel while you displaced from one place to another, while you displaced from your native land। तो उस केस में क्या होता है कैटरीना कैफ के साथ, अगर आपने मूवी देखी है तो इन लास्ट में एट द एंड ऑफ द मूवी शी अगेन कम्स बैक टू इंडिया। वो कहीं ना कहीं शी हरसेल्फ रियलाइजेस दैट यस माय रूट्स आर इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई can't allow to let my life to go according to these westernization or western culture। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। माइग्रेशन लिटरेचर में आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी, जितने भी राइटर्स है वो आर टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन, तो वो ये चीज़ बोले। जैसे सलमान रुश्दी के आप वर्क्स देख सकते हो, ठीक है, उनके वर्क्स में एक लॉन्गिंग होती है टू गो बैक टू देयर बर्थ प्लेस, टू गो एंड अगेन शिफ्ट टू देयर ओन लैंड। अच्छा वो कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए, बट स्टिल दीज पीपल हैव बीन राइटिंग अबाउट देयर ओन नेटिव लैंड्स, नेटिव प्लेसेस। सो टाइम हाउस एंड न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड का, क्योंकि शी इज़ द राइटर फ्रॉम न्यूजीलैंड। Time, House and Land, poem written by Alan Kernov, contains the theme of displacement. It is about how the settlers from England to New Zealand never fully considered New Zealand as home and clinging on tight to their British identity. Displacement is shown through the use of symbolism in Miss Wilson, her dog, and the cowman. तो यहाँ पे देर वॉज एन इंग्लिश मैन हु शिफ्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू न्यूजीलैंड, पर फिर भी वो अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं स्किप करते हैं, चाहे आप कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए। यू कैन नॉट बी ऑफ रूटेड नहीं हो सकते, आप अपने आप को कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपकी रूट्स आर ऑलवेज देयर। वो बोलते हैं ना हमारा इनहेरिटेंस, चीज़ों को इनहेरिट करते हैं, हमारी हैबिट्स को इनहेरिट करते हैं, हमारी थॉट को इनहेरिट करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को हम इनहेरिट करते हैं। तो ऑल दीज आर देयर रूटेड इन आर कल्चर, और हम कल्चर से अटैच्ड होते हैं, वी आर बाय आर कल्चर। और जब हम उस कल्चर से दूर जाएंगे तो डेफिनेटली हम उस फिजिकली वी कैन बी अ पार्ट, बट कहीं ना कहीं मेंटली, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हम हमारी रूट से जुड़े हुए रहते हैं। सो दैट हैज़ बीन शोन है, ठीक है। और ये सब कुछ शो होता है मिस्टर विल्सन से, उनके डॉग से शो होता है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच जॉनरा एम आई ए कनेडियन राइटर इज रिटन। तो कौन सा ये जॉनरा है एम आई कनेडियन? तो दिस इज बेसिकली एन ऐसे है एम आई ए कनेडियन वेयर द राइटर इज पुटिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का यहाँ पे सवाल क्रिएट हो जाता है। एम जी वसान जी का है, कनेडियन राइटर है। तो वसांजी एक्सप्लोर करते हैं द आइडिया दैट न्यू कनेडियंस ब्रिंग देयर स्टोरीज विद देम व्हिच देन बिकम कनेडियन स्टोरीज। इन द essay वसांजी argues that Canada's past is not limited to the native stories of the land but also includes the stories of Africa, Asia, Europe. He also warns against rigid thinking and suggests that there is no central idea that binds Canadian literature together. तो यहाँ पे बेसिकली कनाडा इज़ अ लैंड जहाँ पे आपको मल्टीपल एथनिसिटी के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको एशियन मिलेंगे, अफ्रीकन्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको यूरोपियंस भी मिलेंगे। तो मल्टीपल कल्चर के लोग यहाँ पे आके रहते हैं। तो नेटिव जो स्टोरीज़ हैं कनाडा में सिर्फ वो प्रेवलेंट नहीं है बल्कि वो सारी स्टोरीज़ भी हैं, उन सब लोगों की स्टोरीज़ भी वहाँ आके मिक्स हो जाती हैं जो और अलग अलग लैंड से यहाँ पे आते हैं। सो कनाडा इज़ अ प्लेस जहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म का पॉइंट आता है, जहाँ पे कल्चरल क्लैश होता है, मल्टी स्टोरीज बाइंडेड विद ईच अदर। तो इसका सेंट्रल कभी भी आप नेटिव जो लैंड है, नेटिव स्टोरीज में नहीं है इसका सेंट्रल। बेसिकली कनेडियन लिटरेचर का जो सेंटर है वो बाइंड करता है मल्टी स्टोरीज को, मल्टी नेशनल स्टोरीज को, मल्टी कल्चरल स्टोरीज को, मल्टी सोशल डायमेंशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो दिस वे the essay where you put a question mark, am I a Canadian by M.G. Vasanji, an essay this is। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म की बात यहाँ पे करते हैं एम जी वसांजी। The narrator in Surfacing by Margaret Atwood is, so Surfacing is an amazing novel by Margaret Atwood. Margaret Atwood is one among the greatest novelists or writer, literary writer in Canada. बहुत सारे वर्क्स हैं इनके इम्पॉर्टेंट और उनमें से एक है आपके जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज सरफेसिंग। तो सरफेसिंग इज़ बेसिकली जो नरेटर होता है सरफेसिंग का वो क्या होता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या होता है, पोइट होता है, फाइन आर्टिस्ट, ऑथर या फिर इलस्ट्रेटर। सो बेसिकली द कैरेक्टर इज एन इलस्ट्रेटर हेयर। अननेम्ड नरेटर है जिसका कोई नाम नहीं है, अपीयरेंस नहीं है, आइडेंटिटी हमें नहीं पता होती मैक्सिमम टाइम्स, बट अनोनिमस नरेटर हम इसको बोल सकते हैं जिसकी आइडेंटिटी हैज़ नॉट बीन रिवील्ड बाय मार्गरेट एटवुड इनटू दिस नॉवल। सो इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर का मतलब होता है बेसिकली जो किसी भी नॉवल में, किसी भी मैगजीन में, किसी भी बुक में जो पिक्चर्स को इलस्ट्रेट, जो पिक्चर्स क्रिएट करता है, एंड दैट पिक्चर्स लिटरली स्पीक्स समथिंग और समवन, अबाउट समथिंग और समवन। ठीक है, चलो, हु सर्व्ड इन दी वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर में इन चारों में से कौन सर्व करता है? तो यहाँ पे आप सरफेसिंग आप स्टडी करते हो ना, तो उसमें 2 वॉर्स का आपको मेंशन मिलेगा, वियतनाम वॉर का एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो यहाँ पे वियतनाम वॉर में कौन पार्टिसिपेट करता है? पॉल करता है, डेविड करता है, नरेटर के फादर या फिर जो। सो द पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इनटू द वियतनाम वॉर इज जो करता है। ठीक है, सो जो इज द अनदर कैरेक्टर इन सरफेसिंग। सरफेसिंग का क्वेश्चन है ये बाय मार्गरेट एटवुड। ठीक है, सो जो इज द कैरेक्टर हु सर्व्ड इन वियतनाम वॉर। देखो, व्हाट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड। जब नरेटर अपने बचपन की बात करती है, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज चाइल्डहुड है ये। ठीक है, क्लियर है, दिस इज चाइल्डहुड। आई एम सो सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक, थोड़ा शफल हो गया, ये चाइल्डूज हो गया, चाइल्डूज। अच्छा, इस लिटरेरी टर्म को क्या बोलते हैं? वेल यू मिसस्पेल्ड एनी वर्ड। और ये कहाँ से ओरिजिन होता है? इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है कि चाइल्डहुड ना बोल के चाइल्डूज बोल दिया मैंने। ठीक है, चाइल्डहुड ना लिख के दैट दिस इज चाइल्डहूज। तो ये जो टर्म है ये कहाँ से आता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और इसका मतलब क्या होता है? दैट पर्टिकुलर टर्म ऑलरेडी हैज़ बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, सर्च आउट दिस, कि मिस स्पेल करना, किसी भी चीज़ को गलत बोलना, गलत प्रोनाउंस करना क्या होता है।
ठीक है, कौन सी लिटरेरी टर्म होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो नरेटर का चाइल्डहुड है उस टाइम पे कौन सा वॉर चल रहा होता है, सो आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस, एक वियतनाम वॉर जिसमें जो पार्टिसिपेट करता है इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द वॉर्स के इम्पैक्ट्स आपको सरफेसिंग में देखने को मिलेंगे, और वॉर्स की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स, जितनी कॉम्प्लिकेशन, साइकोलॉजिकली लोग जिस तरीके से सफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है इस तरीके के नॉवेल्स में, वॉर नॉवेल्स में। So, surfacing novel है by Canadian author Margaret Atwood. The book tells the story of a woman who returns to her hometown in Canada to find her missing father. तो यहाँ पे जो लड़की है, जो मेन कैरेक्टर है, दी अनोनिमस नरेटर whose name was not mentioned here, तो अपने फादर, मिसिंग फादर को वो यहाँ पे ढूंढने आती है अपने होम टाउन में, ठीक है, पहली चीज़। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है, in whose search the narrator has come to her hometown. So, accompanied by her lover Joe. So, Joe is the lover of the narrator, clear है, who participated in Vietnam War. एंड मैरिड कपल, और एक मैरिड कपल होता है एना एंड डेविड, तो यहाँ पे इनका भी नाम आ सकता है। द अननेम्ड प्रोटैगनिस्ट मीट्स हर पास्ट इन हर चाइल्डहुड हाउस, रिकॉलिंग इवेंट्स एंड फीलिंग्स while trying to find clues to her father's mysterious disappearance. Little by little the past overtakes her and drives her into the realm of wilderness and madness. तो अपने नेटिव लैंड आती है, होम लैंड आती है, अपने फादर की सर्च करने लगती है, अपने फादर की मिस्ट्रीज़ के बारे में जानने की कोशिश करती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो हार्श मेमोरीज उसके साथ, उसकी चाइल्डहुड के साथ जुड़ी हुई थी, वो उस सब को देख के, कन्फ्रंट करके, दोबारा से उन सारी चीज़ों को री एक्सपीरियंस करके शी वेंट इनटू काइंड ऑफ वाइल्डनेस, इनटू काइंड ऑफ मैडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के जितने भी बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपने वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स पढ़े हैं, जैसे टू द लाइट हाउस हो गया, सॉरी ये मिसेस डैलवे, तो मिसेस डैलवे में देयर वाज अ कैरेक्टर हु हैज़ बीन सफरिंग साइकोलॉजिकली बिकॉज ऑफ दीज वर्ल्ड वॉर्स, एंड अल्टीमेटली दैट कैरेक्टर कमिट सुसाइड। वर्जीनिया वुल्फ हरसेल्फ कमिट सुसाइड ड्यू टू दीज वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। उनका वर्ल्ड वॉर का जो डेडली इम्पैक्ट था उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ा था, एंड देयर हैव बीन मेनी राइटर्स जो आपको वर्ल्ड वॉर के बैड एस्पेक्ट्स या बैड जो भी उनका जो भी साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है किसी भी कैरेक्टर के दिमाग में, वो शो किया जाता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, गो वेयर यू फ्रॉम। सो सबसे पहले, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग वेल, एंड व्हाट आर द मिसिंग लाइन्स हेयर, कौन से मिसिंग लाइन्स है ये आपको ध्यान में रखना है। सो वी डू हैव द 4 ऑप्शंस हेयर, बैक केम, स्ट्रेट केम, देयर अराइव, कैनेडा केम। सो यहाँ पे या तो ये आएगा गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम, या फिर गो स्ट्रेट वेयर यू केम फ्रॉम, या फिर गो देयर वेयर यू अराइव फ्रॉम, एंड गो कैनेडा वेयर यू केम फ्रॉम। सो व्हाट इज द राइट लाइन्स। अच्छा, कई बार आप पोइट्री पढ़ लेते हो, सब कुछ पढ़ लेते हो, बट स्टिल वी मिस दीज प्रॉपर लाइन्स, जहाँ पे हम लोग मिस कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन मैंने शायद इसीलिए ऑप्ट आउट किया है, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि एग्जैक्टली हमें पोइट्री सिर्फ टिप्स ऑन पे नहीं करनी है, बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना है एग्जैक्टली कि इस पोइट्री को स्टडी कैसे करना है, या फिर उसे लाइन टू लाइन कैसे रीड करना है। समटाइम्स दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि हम चीज़ काफ़ी बार अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो डू लेट मी नो। चलो, if you have find the answer, the right answer of this question is go back where you came from. Go back where you came from. The amazing poetry is नेबर से रिलेटेड पोइट्री है, ये सराउंडिंग से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सो द फर्स्ट नेबर इज फर्स्ट नेबर पी के पेज का लिखी हुई है। She was acknowledged as the best Canadian poet and also fellow of Royal Society of Canada. उनका homeland है England, and so her dialect is very from that of people of Canada. She expresses her feeling that all the human are equal and there is no difference in them. But the people of Canada feels that she is different with the shape of her ear. She says that the girl jeered at her for burnt bread,
burnt bread, the homeland is always secure comparing to the other nation. तो पी के पेज का सेम कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने अभी डिस्कस किया था, वही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, वही हम बोल सकते हैं द एग्जॉटिक अदरनेस, कि ठीक है द गर्ल इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, बेसिकली द राइटर इज़ फ्रॉम इंग्लैंड एंड देन शी हैज़ शिफ्टेड टू कैनेडा, पर चाहे वो कितना ही अपने एक्सेंट को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्टाइल को, अपने आप को कितना ही उस कल्चर से सेट आउट कर ले, कितना ही उस कल्चर के कंपैटिबिलिटी, कितना ही कल्चर के साथ कंपैटिबिलिटी सेट कर ले, बट स्टिल कुछ ना कुछ लैकिंग्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से द नेबर्स आर ऑलवेज देयर टू पोक ऑन यू और टू से दैट यस यू आर नॉट द पर्सन हु इज़ ऑल अमंगस्ट अस. ठीक है, हम जैसे तो नहीं हो सकते, तुम्हारे ईयर अलग है, मतलब तुम्हारा जो एक्सेंट है बोलने का वो अलग है, या तुम्हारा नेचर अलग है, तुम्हारा हैबिट ऐसा है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है. तो इस चीज़ पे वो हमें रियलाइज़ करवा ही देते हैं कि दैट समवेयर यू आर नॉट ऑफ दिस कल्चर. ठीक है, सो दैट इज़ फर्स्ट नेबर्स. पोएम है ये, क्लियर है. नेक्स्ट इज fill in the blank. Blank है unreal tall as a myth by the road the bear. पोइट्री कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पोइट्री एज दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइट्री. तो होपफुली अगर आपने सिलेबस अच्छे से स्टडी किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. सो unreal tall as a myth by the road, Himalayan, Himachal, North Mountain. To let me know the answer. चलो कोई बात नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लूज, द टाइम, द बीप टाइम जिसको बोलते हैं, द साइलेंट टाइम, विच इज़ अनदर लिटरेरी टेक्निक इन योर इंग्लिश लिटरेचर, कि थोड़ा बहुत साइलेंट मूवमेंट देना इन ऑर्डर टू थिंक यू. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप पोज करके नहीं कर रहे हो, सो यू कैन गेट द टाइम इन बिटवीन दीज लेक्चर्स ओनली. सो अनरियल टॉल एज अ मिथ बाय द रोड द हिमालयन बेयर. ठीक है, सो हियर द राइटर इज टॉकिंग ऑल अबाउट द हिमालय, एंड बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इस पोइट्री का, जिसका नाम है द बेयर ऑन द दिल्ली रोड. द बेयर ऑन द दिल्ली रोड इज रिटन बाय अर्ल बर्नी का ये वर्क है जिसमें वो नेचर को जिस तरीके से हम हार्म पहुंचा रहे हैं, नेचर के लिए जिस तरीके से हम डिज़ास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, नेचर जिस तरीके से हमारे टेक्नोलॉजीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ की वजह से हार्म हो रहा है, ये मेजर कंसर्न यहाँ पे दिखाया गया है. So this poetry depicts a bear being forced to perform by two men, highlighting the exploitation of nature for entertainment. जो हम नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट इज जैसे क्या होता है ना, जैसे देयर इज़ अ सर्कस, और सर्कस में शेर को इंसान अपने इशारों पे नचाता है. सो दैट इज टू प्ले द क्रिएचर, द नेचुरल क्रिएचर फॉर द एंटरटेनमेंट. जैसे कि हम जू में जाते हैं, जू में आप लोग क्या देखते हो, देयर आर एनिमल्स हु आर कन्फाइंड इनटू अ पर्टिकुलर बाउंड्री, फोर्स किया जाता है टू लिव और टू बाइंड दैम इनटू दैट एरिया, और हम एंटरटेन होते हैं, हम सेल्फी लेते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, सोशल मीडिया पे एक्सेस डालते हैं. दैट इज़ टू यूज़ द एनिमल्स, द नेचर फॉर योर ओन एंटरटेनमेंट, राइट. जैसे बहुत सारे गार्डन्स में हम जाते हैं, गार्डन्स में क्या होता है, उन ट्रीज़ को कन्फाइन कर दिया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ट्रीज़ यहाँ पे उगेंगे, जो वीड्स हैं उनको हटा दी जाती है, प्लांट्स को प्रॉपर शेप दे दी जाती है. दैट इज़ फॉर आवर एंटरटेनमेंट, है ना. सो वी प्ले विद द नेचर फॉर आवर एंटरटेनमेंट, और ये बहुत गलत चीज़ है. डेफिनेटली ये नेचुरल डिजास्टर को कॉल करने वाली चीज़ है. द मैन्स एक्शन सिंबलाइज द डिस्कनेक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एज द प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर द एनिमल्स वेल बीइंग. तो एनिमल्स या नेचर को यूटिलाइज करना फॉर योर ओन अम्यूजमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट, और उनको उनके बारे में कंसर्न ना होना, एक डिस्कनेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. एज वी ऑलवेज कीप अ पैट विद अस, आजकल पैट रखना इज़ अ काइंड ऑफ एक हाई स्टेटस सिंबल हो चुका है. इफ़ यू आर कीपिंग अ पैट दैट मीन्स यू आर बिलोंग टू अ हाई सोसाइटी, sophisticated society. So but you do not think that there is a disconnection between you and that animal. You are using that pet for your entertainment. The dogs, the animals, the nature are not supposed to keep into boundaries,
बाउंड्रीज में नहीं रख सकते हो. यू कैन नॉट कीप अ पैरट इनसाइड अ प्रिजन और हैविंग अम्यूजमेंट, क्लैपिंग फॉर दैट, ट्राइंग टू कॉपी आउट, ट्राइंग टू मेक हिम लर्न कि तुम हमारी भाषा सीखो, हमारा नाम बुलाओ. दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी ऑलवेज हैव बीन डूइंग फॉर आवर एंटरटेनमेंट, फॉर आवर अम्यूजमेंट, एंड दैट हैज बीन शोन हियर बाय द पोएट अर्ल बर्नी. ठीक है. The next question we do have from Things Fall Apart, Chinua Achebe का वर्क है, बहुत अमेजिंग वर्क है. What is the name of the protagonist? तो protagonist का क्या नाम है Things Fall Apart? और Things Fall Apart जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, ये भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्ट आउट किया है. So the main character of this particular novel is none other than Oknokov. Oknokov मेन कैरेक्टर हमारे पास है, और Oknokov जिस ट्राइब से बिलोंग करता है वो भी मैंने क्वेश्चन लिया है. सो किस ट्राइब से ऑक्नोकॉव बिलोंग करता है? सो ही बिलोंग्स टू इग्बो कम्युनिटी. इग्बो ट्राइब से वो बिलोंग करता है. तो ये यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में क्वेश्चन है. आई एम सो सॉरी. यूजीसी नेट के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट फ्रॉम विच ट्राइब दिस ऑक्नोकॉव द मेन प्रोटैगनिस्ट बिलोंग्स टू. सो ही बिलोंग्स टू इग्बो कम्युनिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज, चलो ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं अपार्ट. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऑप्ट आउट किया है फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट. सो थिंग्स फॉल अपार्ट डेब्यू नॉवल है बाय नाइजेरियन ऑथर चिनवा एचबे. यूजीसी नेट के लिए सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि चिनवा एचबे का डेब्यू नॉवल, सॉरी फॉर दी माउथ सफलिंग. अच्छा, अगेन द सेम थिंग, जहाँ पे मैंने चाइल्डहुड को चाइल्डूज लिखा था एंड यहाँ पे नॉवल को मैंने कुछ और बोला था. व्हाट इज दैट टर्म? अब भूलना मत उस चीज़ को सर्च करना, राइट. इट विल एड एन अनदर वर्ड इन योर डिक्शनरी, right? So this is a novel, the debut novel by Nigerian author Chinua Achebe. Portray करता है the life of Oknokov, एक traditional influential leader है of the fictional Igbo clan. तो Igbo clan से ये belong करता है और वहाँ के traditional, वहाँ के culture को ये represent कर, वहाँ का leader है ये. ठीक है. Umofia. He is the feared warrior and a local wrestling champion who opposed colonialism and the early Christian missionaries. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी colonialism का आपको यहाँ पे पॉइंट दिखेगा, जहाँ पे जो लीडिंग कैरेक्टर है वो एक वॉरियर है, बट स्टिल एक मतलब रेसलर है, बट ही इज़ नॉट अ गुड वॉरियर, ही इज़ अ फियर्ड वॉरियर. ही इज़ अगेंस्ट colonialism, ही इज़ अगेंस्ट दीज क्रिश्चियन मिशनरीज. ठीक है. Novel takes place its title from a version of the poem The Second Coming by W.B. Yeats. तो W.B. Yeats की पोइट्री है The Second Coming, उससे लिया गया है. ठीक है. The center cannot hold because things fall apart. इस तरीके से लाइन है वो. It was part of Achebe's African. अच्छा, ये ट्रायोलॉजी है. This can be a question for UGC net student. कौन सी ट्रायोलॉजी है? The first one is No Longer at Ease and Arrow of God, and the one is Things Fall Apart. इन तीनों में से फर्स्ट कौन सी है? Things Fall Apart. The Guardian has called the novel one of the great novels about the colonial era. तो Guardian is a magazine जहाँ पे इस particular novel को one of the great novels about the colonial era बोला है. ठीक है. So this way you have come to know all about Things Fall Apart by Chinua Achebe. Question number 19th. अभी वॉल शोएंका का आपके पास वर्क है द लाइन एंड द जूल, वहाँ से ये वो क्वेश्चन है. व्हाई डज लकुनले रिफ्यूज टू पे द ब्राइड प्राइस फॉर सिडी? तो यहाँ पे द फर्स्ट कैरेक्टर वी डू हैव सिडी हु इज़ अ ब्राइड, और उसकी ब्राइड प्राइस मतलब एक काइंड ऑफ डावरी देने से लकुनले क्यों मना कर देता है. ठीक है. वॉल शोएंका का है. सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू पे द ब्राइड प्राइस. क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकता था? सेकेंड, ही कंसिडर इट टू बी बारबेरिक एंड एंटीक्वेटेड. क्या वो उस चीज़ को गलत मानता था, बारबेरिक मानता था, बेकार मानता था? ही थिंक्स इट विल मेक सिडी अनहैप्पी. क्या वो ये मानता था कि ये सिडी इस चीज़ से खुश नहीं होगी? या फिर ही बिलीव सिडी इज़ नॉट वर्थ ब्राइड प्राइस, या फिर सिडी इस चीज़ को डिजर्व ही नहीं करती है ब्राइड प्राइस को? Right answer of this question is he considers it to be barbaric and antiquated. वो उस चीज़ को गलत मानता था, that this is barbaric, this is not good enough to give the bride price. Next question. What does the baroka symbolize in the lion and the jewel? तो baroka किस चीज़ को symbolize करता है? lion को, jewel को, lizard को या goat को? ठीक है. So the right answer of this question is lion.
ठीक है, और जूल को कौन प्रेजेंट करता है, दैट यू शुड ऑल्सो नो कि जूल का सिंबल, जूल जो सिंबल है वो किसके लिए यूज किया गया है, एंड लायन किसके लिए यूज किया गया है. सो दिस इज द लिटिल डिस्क्रिप्शन ओवर हियर. तो नाइजीरियन प्ले राइट वोल्शोयंका का ये वर्क है दैट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1955 एंड Ibadan. In 1966, it was staged in London, England at the Royal Court Theatre. The play chronicles how Baroka, the lion, fights with the modern Lakunle over the right to marry Sidi. तो यहाँ पे we do have the character Baruka, who is a lion, जो कि fight करता है with the modern Lakunle. ठीक है, जैसा लकुनले से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया था. Over the right to marry Sidi, the titular jewel. Lakunle is portrayed as the civilized antithesis of Baruka. तो बरूका है एक तरफ, लकुनले है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रारी है, क्योंकि बरूका जो है वो बेसिकली रूटेड है, अपने कल्चर को फॉलो करता है, अपने ट्रेंड्स को रूल फॉलो करता है. ठीक है, जो भी उसके बेसिकली सोशल जो भी कन्वेंशंस हैं वो उनको फॉलो करता है. ऑन दी अदर साइड वी हैव लकुनले जो कि मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसने सिद्दीक की डाउरी या फिर ब्राइड प्राइस देने से मना कर दिया था. सो बरूका एंड unliterally attempts to modernize his community and change its social convention for no reason other than the fact that he can. तो यहाँ पे लकुनले के पास बेसिकली कोई रीज़न नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, ही इज़ नॉट दैट मच लिटरेट, बट सिर्फ इसीलिए वो चीज़ों को बदलना चाहता है कि वो बदल सकता है. दो ही डजंट नो कि इसके बदलने से क्या होगा या फिर मैं बदल क्यों रहा हूँ, तो लॉजिक और रीजंस के बिना ही इज ट्राइंग टू चेंज द सोशल कन्वेंशंस हियर. ठीक है, दिस विजन दो ड्रॉन अ बैक, it came to reality that Africa could be modernized through colonialism. तो यहाँ पे एक एफर्ट है कि colonialism के थ्रू मे बी Africa can be modernized. So this way we have covered approx 20 questions today, and these are the questions which are related to your syllabus. जहाँ पे मेजर मैंने कुछ ड्रामाज लिए हैं, कुछ नॉवेल्स, कुछ पोइट्रीज यहाँ पे मैंने मेंशन करी है. Rest you should go and study, and don't forget to find out the particular term which is used for mispronunciation, ठीक है, या misspelling. Thank you so much and stay connected.